नमस्कार। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान को लेकर इंडिया टीवी की खबर सही साबित हुई है। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने आज की बात में कल आपको यह बता दिया था कि 16 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और वही हुआ। कल दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही आज दो ऐसे बड़े सियासी धमाके हुए हैं जिनकी गूंज पूरे चुनाव में सुनाई देने वाली है। शराब घोटाला मामले में ईडी ने आज तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को अरेस्ट कर लिया। उनकी गिरफ्तारी को लेकर आज काफी ड्रामा हुआ, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसी शराब घोटाले में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल की अर्जी को खारिज करते हुए कल उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल को यह तगड़ा झटका लगा है। केजरीवाल खुद को प्रधानमंत्री मोदी का चैलेंजर समझते हैं, लेकिन अब उन्हें अदालत में जाना होगा, जबकि मोदी जनता की अदालत के बीच हैं। मोदी अपने मिशन साउथ के तहत आज तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना गए। साउथ इंडिया में बीजेपी को बड़ी राजनीतिक ताकत बनाने के लिए मोदी किस रणनीति पर काम कर रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे। और आज एक बड़ी खबर बंगाल से भी आई है। ममता बनर्जी को लगी चोट पर जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ, उसमें डॉक्टर ने एक ऐसी बात कह दी जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है, तृणमूल कांग्रेस डिफेंसिव है। आखिर एक डॉक्टर ने अपने बयान से बीजेपी को क्या हथियार थमा दिया, इसकी डिटेल भी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले बात के कविता की गिरफ्तारी की। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को अरेस्ट कर लिया है। के कविता पर आरोप है कि दिल्ली के शराब घोटाले में उनकी भी भूमिका थी और उन्होंने साउथ ग्रुप को घोटाले के मुख्य किरदारों से मिलवाया था, जिसका वो खुद भी हिस्सा थी। पिछले साल ईडी ने शराब घोटाले की साजिश में के कविता का नाम भी शामिल किया था, उनसे पूछताछ भी की थी। ईडी ने इस मामले में के कविता को 2 समन भी भेजे थे, लेकिन उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। आज सुबह ईडी की एक टीम हैदराबाद में के कविता के घर पर रेड करने के लिए पहुंची। ईडी के अफसरों ने पहले के कविता के घर पर जाकर छापा मारा, फिर उनसे पूछताछ की और शाम को करीब 5:15 बजे के आसपास ईडी के अफसरों ने के कविता से साफ साफ कह दिया कि उनके पास इस मामले में पुख्ता सबूत हैं और वो उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। इस पर वहां पर बहस शुरू हो गई, क्योंकि के कविता के भाई केटीआर भी वहां पहुंच गए थे। ईडी के अफसरों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया, केटीआर ने इसका विरोध किया। असल में केटीआर ये कह रहे थे कि ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को यह भरोसा दिया गया था कि के कविता के खिलाफ तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है। के कविता के वकील ने एक बयान जारी करके इसकी डिटेल शेयर की, जिसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू का सुप्रीम कोर्ट में दिया गया बयान शामिल है। इसके हवाले से कल के कविता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक प्रेयर की जा सकती है। वैसे आज जब ईडी ने के कविता को उनके घर से गिरफ्तार किया और उन्हें लेकर बाहर निकलने लगी, तो के कविता ने अपने बेटे को गले लगाया। साथ ही वो अपने भाई केटीआर को देखकर भी इमोशनल हो गई। घर के अंदर जब ईडी की कार्रवाई चल रही थी, उस दौरान घर के बाहर के कविता के हजारों सपोर्टर्स की भीड़ जमा हो चुकी थी। ईडी की टीम के कविता को हैदराबाद से दिल्ली लाने के लिए जैसे ही घर के बाहर निकली, घर के बाहर मौजूद बीआरएस के सपोर्टर्स ने नारेबाजी शुरू कर दी। जिस गाड़ी में ईडी की टीम के कविता को लेकर निकल रही थी, कई लोग उसके सामने आकर खड़े हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से भीड़ को काबू में किया। इसके बाद ईडी की टीम के कविता को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकली, जहां से उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है। इसके बाद कल के कविता को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बीआरएस के नेताओं ने इल्जाम लगाया कि के कविता को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार किया गया है, जबकि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बीआरएस नेता आर श्रीधर रेड्डी ने कहा कि आज जब प्रधानमंत्री हैदराबाद में थे, तब के कविता की गिरफ्तारी से यह साफ है कि इस गिरफ्तारी के पीछे मकसद सियासी है। उन लोग वहाँ से यहाँ से लेके गए हैं, ईडी ने उसको कस्टडी में लेके गए और आज केस चल रहा है कोर्ट में। 19 को लिए वो पोस्ट भी हो गया है। कविता जी ने कोर्ट से अपील की है, ईडी से कुछ कार्रवाई नहीं होना है उसके खिलाफ, और उसके जो समन भेजे हैं उसके लिए हम लोग यहाँ से कविता जी ने उत्तर भी दिया है कि उसको प्री शेड्यूल पहले का शेड्यूल है और इलेक्शन है, उसको कैंपेन करने का रहता, तो उससे पहले
19 को जब आपका हियरिंग है, इतना जल्दबाजी क्या है? जब मोदी जी हैदराबाद में हैं और आप उसको अरेस्ट करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? एक केस 1 साल से चल रहा है, इसमें कोई सबूत नहीं है, कहीं कैश पकड़ा नहीं है, कहीं कोई सबूत नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं आरोप, वो बिना कोई सबूत आरोप कर रहे हैं। ये बीआरएस पार्टी को धमकाने या डराने के लिए काम कर रहे हैं बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले मिलकर। हम जो भी लीगल ऑप्शन हमारे सामने है उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। हम जो लीगली हमारे सामने जो भी ऑप्शन है उसके साथ लड़ेंगे। हमको पूरा विश्वास है हमारे न्याय व्यवस्था के ऊपर, जरूर हमको न्याय मिलेगा कोर्ट में और असलियत बाहर आ जाएगा। वहीं बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह ने कहा कि के कविता को आज नहीं तो कल गिरफ्तार होना ही था, क्योंकि वो भी दिल्ली के शराब घोटाला में शामिल हैं। राजा सिंह ने कहा कि कानून से कोई नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल एक्स मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी जो कि एमएलसी है वो तो अरेस्ट होना ही था, क्योंकि ये मोदी काल है और मोदी काल में कोई भी करप्शन करने वाला बच नहीं सकता। कुछ दिन पहले आप पार्टी के मुख्यमंत्री यानी डिप्टी मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया शराब घोटाले में, और वही शराब घोटाले में कविता भी इन्वॉल्व थी। कईयों बार ईडी द्वारा नोटिस दिया गया था, लेकिन कोई जवाब रिटर्न में इसने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। आज नहीं तो कल कविता को अरेस्ट करना ही था, सो आज कविता को अरेस्ट किया गया। दुर्भाग्य देखिए, जो कविता का भाई है केटीआर यानी एक्स म्युनिसिपल मिनिस्टर, वो ये कह रहा है कि बिना नोटिस के अरेस्ट किया गया। ऐसा कैसा है कि एमएलसी को अरेस्ट करते हैं? तो केटीआर को मैं कहना चाहूंगा, मुझे भी इसी प्रकार से बिना नोटिस के अरेस्ट किया गया था जब तुम्हारी सरकार थी। पीडी एक्ट डाल के मुझे 77 डेज जेल को भिजाया था। तो समय बदलता है। कल समय हमारा खराब था, आज समय तुम्हारा खराब है। हमने वो समय पर कोई गलती नहीं की थी, लेकिन आज तुम्हारी बहन ने बहुत बड़ी गलती की है। अब सवाल यह है कि के कविता का इस पूरे मामले में क्या किरदार है, क्या रोल है? ये साउथ लॉबी जिसको हम लोग समझते हैं, ये के कविता का इस साउथ लॉबी से क्या लेना देना था? क्या के कविता के कहने पर दिल्ली की शराब नीति में कोई परिवर्तन किया गया और इसका के कविता या उनसे जुड़े लोगों को क्या फायदा मिला? इसको लेकर क्या इल्जाम है? अतुल भाटिया हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। के कविता की गिरफ्तारी के मायने बताएं अतुल। सौरभ, देखिए, के कविता जो है वो साउथ लॉबी में जो पूरी दिल्ली आबकारी नीति थी उसमें सबसे अहम किरदार थी। के कविता जिसने साउथ लॉबी को दिल्ली के जो आबकारी नीति थी उसके मेन किरदारों से मिलवाया। आपको याद होगा राघव मंगूटा जो के कविता उनके सबसे करीबी थे, समीर महिंद्रू, ये वो लोग थे जो साउथ लॉबी का हिस्सा थे। और बाद में आपने देखा होगा कि जो राघव मंगूटा थे वो सरकारी गवाह बन गए। सबसे बड़ी दिक्कतें जो के कविता की थी यहीं से शुरू हुई। 2 बार जो है वो ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है। 2 बार ईडी हेडक्वार्टर के अंदर पूछताछ जो है वो के कविता से हुई थी। उनके ऊपर यह आरोप लगा था कि जब पूरी ये शराब पॉलिसी बन रही थी दिल्ली की, तो उस दौरान जो फोन इस्तेमाल कर रही थी के कविता, उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। और लास्ट विजुअल आपको याद होगा सौरभ, जब के कविता ईडी हेडक्वार्टर पहुंची थी दिल्ली में, तो बकायदा वो कई फोन लेकर पहुंची थी और बकायदा मीडिया का उन्होंने वो फोन दिखाए कि मैं सारे फोन लेकर आई हूं और जो मुझ पे आरोप है वो पूरे तरीके से बेबुनियाद है। लेकिन जिस तरीके से ईडी की ये पूरी इन्वेस्टिगेशन थी उसमें कई ऐसे एविडेंस है, टेक्निकल एविडेंस थे, वीडियो एविडेंस थे, जिससे इस बात की जो है तस्दीक हुई कि के कविता ने साउथ लॉबी को किस तरीके से जो दिल्ली सरकार की जो नई आबकारी नीति थी उनके अहम किरदारों से मिलवाया। किस तरीके से पूरा मार्जिन जो है वो रिटेलर्स के लिए 6% से 12% किया जाना था। किस तरीके से जो फेस टाइम है उससे समीर महिंद्रू की बात जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से विजय नायर ने कराई। और सबसे अहम बात कि 100 करोड़ रुपया हवाला का पैसा वो आम आदमी पार्टी तक पहुंचा और ये पैसा पंजाब और इसके अलावा जो गोवा का चुनाव था उसमें इस पैसे का इस्तेमाल किया गया। तो ये तमाम आरोप थे, ये तमाम इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आई। कई लोगों की गिरफ्तारी साउथ लॉबी की इस पूरे मामले के अंदर ईडी ने की थी। लेकिन ईडी आज सुबह जब हैदराबाद में जब के कविता के घर पहुंचती है, उनसे पूछताछ की जाती है, उनको तमाम एविडेंस दिखाए जाते हैं, उसका जवाब जो है वो के कविता नहीं दे पाती, क्योंकि तमाम एविडेंस
एविडेंस जो है वो ईडी के पास थे। उसके बाद जो जोगेंद्र हैं, जो कि इस पूरे केस के दिल्ली आबकारी नीति के आईओ हैं, वो बकायदा 5:20 पर इन्फॉर्म करते हैं के कविता को कि उनके अब जो, क्योंकि आप इनका जवाब नहीं दे सकी है, ये तमाम एविडेंस हमने आपके पास रखे हैं। उसके बाद के कविता की गिरफ्तारी की जाती है। बकायदा जो के कविता के हस्बैंड हैं उनको इस बात की जानकारी दी जाती है। उसके बाद जब वहां से ईडी की टीम निकालने की कोशिश करती है तो कई नेता उनकी पार्टी के उनके बीच में आते हैं, उनके भाई बीच में आते हैं। बकायदा तेलंगाना पुलिस की मदद ली जाती है और अब एयरपोर्ट से लेकर, जो हैदराबाद एयरपोर्ट है वहां से लेकर अब दिल्ली के कविता को लेकर आया जा रहा है। कल उनकी राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। माना जा रहा है कि 10 बजे तक वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाएगी और उसके बाद वो ईडी के हेडक्वार्टर पहुंचेंगी। पूछताछ रात को भी होनी है और कल के कविता को अब ईडी जो है वो दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। निश्चित रूप से सौरभ, जिस तरीके से के कविता की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले के अंदर, अब कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस पूरे मामले के जो दिल्ली का शराब नीति मामला है, आबकारी मामला है, उसके अंदर जो मुसीबतें हैं वो काफी बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया अतुल भाटिया आपका। के कविता दरअसल तीसरी बड़ी नेता हैं जिनकी गिरफ्तारी शराब घोटाले में हुई है। इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा के सांसद संजय सिंह दोनों इस मामले में जेल जा चुके हैं। लेकिन बड़ी मछली अब फंस सकती है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। शराब घोटाले में अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। आज केजरीवाल को कोर्ट से एक बड़ा झटका भी लग गया। दिल्ली की एक अदालत ने ईडी के समन पर न हाजिर होने के मामले में कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने पेश होना होगा। असल में ईडी ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को 8 बार समन किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बार भी हाजिर नहीं हुए। इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली की एक अदालत में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पिटीशन देकर कहा कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसी अदालत ने अरविंद केजरीवाल को पेशी के लिए तलब किया था। इसी कानूनी कार्रवाई पर रोक लगवाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को सेशंस कोर्ट में अर्जी दी, लेकिन अदालत ने केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी। अब अरविंद केजरीवाल को कल दिल्ली के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए ईडी ने अभी तक 8 बार उनको बुलाया। जब केजरीवाल पहले 3 समन के बाद नहीं पहुंचे तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसके खिलाफ दिल्ली के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उनकी अदालत में केजरीवाल के खिलाफ पिटीशन दायर की थी। कोर्ट ने माना था कि केजरीवाल के खिलाफ मामला बनता है। कोर्ट ने उन्हें पेश होने को कहा था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए। 6 मार्च को ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ एक और याचिका दायर की थी। अरविंद केजरीवाल ने अगली सुनवाई पर फिर पेश होने का वादा करने के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रही प्रोसीडिंग्स को सेशंस कोर्ट ने चैलेंज किया और अब वहां से अर्जी खारिज होने के बाद उन्हें फिर से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा और यह पेशी कल है। बीजेपी के लीडर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को पैसे की कविता के जरिए ही मिले। की कविता ने ही साउथ लॉबी के साथ मिलकर पॉलिसी बनवाई। वो भी पहले अरविंद केजरीवाल की ही तरह ईडी के समन की अनदेखी करती थी, लेकिन आखिरकार आज उन्हें अरेस्ट होना पड़ा और अब अगला नंबर केजरीवाल का है। दिल्ली शराब घोटाले में आज के कविता को ईडी ने अरेस्ट किया। हमने बहुत देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि किस तरह के कविता की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, कैसे उसने साउथ के लोगों के साथ मिलकर इस पॉलिसी को बनवाया, किस तरह से वो करोड़ों रुपए अरविंद केजरीवाल जी को के कविता के माध्यम से आया और कविता को उसमें क्या रोल था। अब अरविंद केजरीवाल जी को भी आज मानयोग सेशन कोर्ट ने रिलीफ देने से इनकार कर दिया। मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा कल अरविंद केजरीवाल जी को भी। वो कहते थे मेरे फर्जी सम्मन हैं। के कविता जी को तो पता चल गया फर्जी सम्मन कितने फर्जी थे ये। कल अरविंद केजरीवाल जी को भी जरूर समझ में आएगा कि शराब घोटाला करोगे, दिल्ली के लोगों को लूटोगे, अपनी जेबें भरोगे तो हिसाब तो देना पड़ेगा। आज कविता जी के जेल जाना, आज ईडी को अरेस्ट होना पड़ा है, जेल जाना पड़ा है। अरविंद केजरीवाल जी को भी हिसाब देना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा। भास्कर मिश्रा हमारे साथी जुड़ रहे हैं। आपको अब आम आदमी पार्टी के अंदर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? क्या कहीं आज के कविता की गिरफ्तारी के बाद कहीं कोई खतरा महसूस कर रहे हैं? भास्कर मिश्रा आपको बताएंगे। भास्कर। सौरभ, देखिए, गिरफ्तारी से पहले भी, के कविता की गिरफ्तारी से पहले ही आम आदमी पार्टी में इस बात को लेकर खौफ था कि जिस हिसाब से इस मामले में गिरफ्तारी हो रही है वो दिन दूर नहीं है कि ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चौखट तक कभी भी पहुंच सकती है।
कोर्ट से आज आम आदमी पार्टी को राहत नहीं मिला है और इसके साथ साथ ये हुआ कि जो कोर्ट का डिसीजन आया है सेशन कोर्ट का, वो 5 बजे के बाद आया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास बहुत सारा ऑप्शन नहीं था कि वो हाई कोर्ट या किसी बड़ी अदालत जाते। उससे पहले अब कल उनको 10 बजे कोर्ट में हाजिर होना है। कोर्ट में हाजिर होने के लिए हालांकि अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि वो 10 मार्च के बाद कभी भी पहुंच सकते हैं, कभी भी समय दे दिया जाए। 16 मार्च का समय दिया गया था, अब उनको 16 मार्च को पहुंचना होगा। लेकिन इसके बाद की परेशानी अब ये है कि कोर्ट में जिस तरह से ये मामला चल रहा है, ऐसे में उनको अगर ये बोला जाता है कि इस मामले में जांच एजेंसी को सहयोग दीजिए आप, तो फिर उसके बाद गिरफ्तारी की तलवार सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के ऊपर में लटक रही है। आम आदमी पार्टी को ये अच्छी तरह से पता है और टाइमिंग देखिए इसका कि ये सैटरडे संडे हो रहा है और बहुत ज्यादा लीगल ऑप्शन नहीं बचता है। तो इस लिहाज से भी कहीं ना कहीं ये डर है कि क्या ईडी इस तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है कि अरविंद केजरीवाल कल कोर्ट में पहुंचते हैं और उसके बाद उनको तुरंत समन देके बुलाया जाए या उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनकी गिरफ्तारी। तो ये डर जरूर है पार्टी के मन में और पार्टी इस बात का अंदाजा लगा रही है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले और खासकर जिस दिन घोषणा हो रही है चुनाव की, उस दिन अगर ये स्थिति पैदा होती है तो पार्टी के लिए कितना बड़ा सेटबैक है, ये जानते हुए कि तमाम जो सीनियर लीडरशिप है वो पहले से ही जेल में है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का ना होना कितना बड़ा नुकसान है ये समझा जा सकता है। इसके साथ साथ ये कि इस मामले में आज तक न मनीष सिसोदिया न संजय सिंह किसी को जमानत नहीं मिली है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी चले जाते हैं तो सरकार और पार्टी दोनों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। अब सिर्फ रास्ता अख्तियार किया जा रहा है कि कैसे इसको टाला जा सके। नवंबर में पहली बार ईडी का समन आया था, तब से लेकर मार्च तक अभी तक बच रहे थे, लेकिन अब जिस हिसाब से जिस रफ्तार से ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है उससे पार्टी को लग रहा है कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और खासकर टाइमिंग अगर आप देखें सैटरडे और संडे का, तो उस हिसाब से ये डर है कि कहीं गिरफ्तारी इसी बीच में अरविंद केजरीवाल की ना हो जाए। बहुत शुक्रिया भास्कर आपका। शराब घोटाला में दरअसल जिस तरह बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है उससे एक बात तो साफ है कि ईडी और सीबीआई के पास इस केस में बहुत पुख्ता सबूत है। यही वजह है कि जो नेता गिरफ्तार हो रहे हैं उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली। दिग्गज वकीलों की सर्विसेज लेने के बाद भी मनीष सिसोदिया हों, संजय सिंह हों, अभी तक जेल में है। के कविता का भविष्य भी अब सलाखों के पीछे ही दिखाई देता है। अरविंद केजरीवाल ने भी ईडी के समन से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोर्ट को केस में कोई मेरिट नजर आया, इसीलिए केजरीवाल को राहत देने की बजाय कल उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया। केजरीवाल की पार्टी लगातार कह रही है कि उनके नेताओं को सरकार से लड़ने की सजा दी जा रही है। अब तेलंगाना में बीआरएस भी यही बात कहेगी। लेकिन एक बात तो तय है, लीगल ग्राउंड पर ये सारे नेता कमजोर विकेट पर हैं। इसीलिए के कविता की गिरफ्तारी पर अभी तक इंडिया अलायंस के किसी बड़े विपक्षी नेता का कोई स्टेटमेंट नहीं है। इंडिया अलायंस और खासकर कांग्रेस की चिंता दरअसल परसों की रैली को लेकर है। कांग्रेस को डर है कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए तो सारा फोकस उनकी रैली से हटकर अरविंद केजरीवाल पर ना चला जाए। इसलिए कांग्रेस का सारा ध्यान फिलहाल राहुल गांधी की यात्रा पर है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा कल मुंबई में खत्म हो जाएगी। परसों राहुल गांधी इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ एक रैली करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि शायद उन्हें भी अब मालूम है कि शराब घोटाला मामले में वो गिरफ्तार हो सकते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने राहुल की रैली में खुद के जाने की बजाय सौरभ भारद्वाज को भेजने का फैसला किया था। लेकिन आज राहुल गांधी की रैली से पहले केजरीवाल अब अगर अरेस्ट हो गए तो राहुल गांधी की रैली होने से पहले ही ये फ्लॉप हो जाएगी। रविवार को मुंबई में होने वाली इस रैली में अब तक एनसीपी की तरफ से शरद पवार, शिवसेना से उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, आरजेडी से तेजस्वी यादव, डीएमके के एमके स्टालिन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज, सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, इन तमाम लीडर्स ने अपना होना कंफर्म कर दिया है। वहीं लेफ्ट पार्टियों के लीडर्स ने राहुल गांधी की रैली में शामिल होने की बात अभी तक कंफर्म नहीं की है। वैसे कांग्रेस ने राहुल की रैली का न्योता ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को भी दिया है, लेकिन ममता बनर्जी अब खुद जख्मी हैं, बेड रिडन हैं। उनकी पार्टी ने कांग्रेस के इन्विटेशन पर कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा दरअसल आज ठाणे में थी। राहुल गांधी ने अपनी रैली में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा उठाया। उसके बाद इसी मुद्दे पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने जांच एजेंसियों का इस्तेमाल चुनावी चंदा जुटाने के लिए किया, कारोबारियों के यहां
कंपनियों के यहां छापे डलवाकर उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की शक्ल में चंदा लिया। और राहुल गांधी ये भी कह रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। उन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्शन बॉन्ड से मिले पैसे का इस्तेमाल बीजेपी विपक्ष की सरकार को गिराने और पार्टियों को तोड़ने में कर रही है। जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है और शायद सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। पूरी कंपनी की लिस्ट अभी आई नहीं है, इसमें शेल कंपनीज हैं, इसमें सीबीआई ईडी से प्रेशर डाल के पैसा लिया जा रहा है, डेट्स हैं, कंपनी पर केस लगता है, उसी के थोड़े दिन बाद बीजेपी को पैसा मिलता है, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट का एक कट बीजेपी को डायरेक्ट मिलता है। तो ये प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट है और दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का, करप्शन का उदाहरण है। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के दूसरे नेताओं की मुश्किल यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे पर वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं हो सकते, क्योंकि चंदा तो सबको मिला था। तृणमूल कांग्रेस को तो कांग्रेस पार्टी से भी ज्यादा रकम चंदे के तौर पर मिली। अब जिस बीआरएस की नेता के कविता को आज ईडी ने गिरफ्तार किया, उनकी पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में चंदा लेने में कांग्रेस से बहुत पीछे नहीं है। जबकि केसीआर की एक राज्य में ही सरकार थी, ममता बनर्जी की एक राज्य में सरकार है। बीजेपी भी इस बात को समझ रही है कि अगर इंडिया अलायंस इलेक्टोरल बॉन्ड को मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा तो विपक्ष की सारी पार्टियां गिरेंगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के हमलों से बेफिक्र होकर अपनी इलेक्शन कैंपेन में जुटे हुए हैं और आज वो मिशन साउथ पर थे। जिस वक्त हैदराबाद में के कविता की गिरफ्तारी हो रही थी, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद में ही मौजूद थे। मोदी ने हैदराबाद में आज रोड शो किया और रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री ने सिकंदराबाद, मलकाजगिरी और हैदराबाद के बीजेपी उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगा। सड़क के दोनों तरफ खड़ी भीड़ का प्रधानमंत्री ने अभिवादन स्वीकार किया। दरअसल मोदी को 400 पार वाला नारा उनका ये तभी पूरा हो सकता है जब दक्षिण में भी बीजेपी को सीटें आए। इसलिए मोदी मिशन साउथ पर है। मोदी के इस मिशन का सबसे अहम पड़ाव तेलंगाना ही है, जहां बीजेपी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक तेलंगाना में इस बार भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीत सकती है। करीमनगर सीट पर बीजेपी कांग्रेस और बीआरएस से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। निजामाबाद सीट पर भी बीजेपी दोनों पार्टियों से लीड लेती दिख रही है। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक सिकंदराबाद की सीट पर तो बीजेपी दोनों पार्टियों से फिलहाल बहुत आगे है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सीट हैदराबाद में भी बीजेपी उन्हें टक्कर दे रही है। हालांकि ओवैसी इस सीट पर आगे हैं, लेकिन कांग्रेस और बीआरएस से ज्यादा समर्थन इस सीट पर बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। मोदी हैदराबाद पहुंचे, उससे पहले ही ओवैसी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर उनकी सरकार पर हमला बोला। आज हैदराबाद की मक्का मस्जिद में तकरीर करते हुए ओवैसी बोले कि सीएए बहुत खतरनाक कानून है। आगे चलकर इसी कानून को हथियार बनाकर लोगों की सिटीजनशिप छीनी जाएगी, उनको अपने ही मुल्क में दरबदर किया जाएगा, उनके अधिकार छीनकर नजरबंदी शिविरों में डाल दिया जाएगा। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए मजलूम हिंदू, सिख और दूसरे धर्मों के लोगों को नागरिकता दिए जाने से उन्हें कोई एतराज नहीं है। उनका एतराज इस बात पर है कि भारत में मजहब के आधार पर नागरिकता क्यों दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कल सीएए और एनआरसी, इस सीएए को एनआरसी और एनपीआर के साथ जोड़ा जाएगा, तब मुश्किलें खड़ी होंगी, जिसका अभी किसी को अंदाजा नहीं है। हमारा एतराज यह है कि मजहब की बुनियाद पर नहीं कानून बनाया जा सकता। लोग बार बार मुझसे कहते हैं तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी शरीयत तो नहीं लेंगे नसरुद्दीन। मैं उनसे कहता हूं कि सीएए का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है।
एनपीआर का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, एनआरसी का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है। एनपीआर और एनआरसी, आसाम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनआरसी कराओ, 1600 करोड़ रुपए खर्च किए करके सुप्रीम कोर्ट के मातहत एनआरसी हुआ। आसाम में 19 लाख लोग के नाम नहीं आए। कितने? 19 लाख, जिसमें से 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई हैं, 1.5 लाख मुसलमान हैं। अब जब CAA आ गया तो क्या होगा मालूम आपको? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आसाम के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, जो आलाजाद के हैं, मंतू शर्मा नाम है, बेसू शर्मा। वो कह रहे हैं कि हम CAA से उन 12 लाख हिंदू भाइयों को सिटीजनशिप दे देंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अब वो 1.5 लाख मुसलमान क्या करना? वो 1 लाख 1.5 लाख मुसलमान क्या करना? उनको बोलेंगे आप 1962 में आए क्या? आप 1951 में आए क्या? कागज दिखाओ, दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। माने वो 10-12 लाख हिंदू भाई बहनों को सिटीजनशिप मिल जाएंगी। आसाम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। और वो 1.5 लाख मुसलमान फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाके केस लड़ो अपना। लोग बोलेंगे नहीं अभी कुछ नहीं हो रहा। मेरे भाई साहब, हर चीज अभी नहीं होती, हर चीज बाद में होती है। सीएए पर ओवैसी का स्टैंड सबको मालूम है। बीजेपी जानती है कि ओवैसी ये सब बातें अपने मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए कर रहे हैं। यही वजह है कि मोदी ने आज हैदराबाद में होने के बावजूद ओवैसी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मोदी का पूरा ध्यान अपने कैंपेन पर था। तेलंगाना आने से पहले नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले तमिलनाडु गए। 17 दिनों में उनका यह दूसरी बार तमिलनाडु का दौरा है। मोदी की नजर इस लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी का ग्राफ ऊपर ले जाने पर है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली आज कन्याकुमारी में हुई। मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जुटी। रैली में बार बार मोदी मोदी के नारे गूंजे। कन्याकुमारी की रैली में आज मोदी ने सीधे विरोधी पार्टियों को चैलेंज किया। कहा कि इस बार डीएमके कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी को हल्के में न ले। तमिलनाडु की हवा बदल रही है। लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में इस बार बड़ा बदलाव होने वाला है। इसके बाद मोदी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में बीजेपी की परफॉर्मेंस इस बार इंडिया अलायंस का घमंड तोड़ देगी। कन्याकुमारी से देश के इस दक्षिणी छोर से जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। 1991 में एकता यात्रा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर गया था और इस बार मैं कश्मीर से कन्याकुमारी आया हूं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने देश को तोड़ने का सपना जो देखते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐसे लोगों को नकार दिया है। अब तमिलनाडु के लोग भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। मोदी के इस कॉन्फिडेंस के पीछे बड़ी वजह है। दरअसल तमिलनाडु में बीजेपी ने इस बार 7 सीटों पर फोकस किया है। मार्च में कुल 10 जिलों में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का दफ्तर खोला था।
सबसे बड़ी बात यह कि तमिलनाडु में बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष की अन्नामलाई के तौर पर एक स्ट्रांग चेहरा मिल चुका है। अन्नामलाई ने मेरी मिट्टी मेरे लोग यात्रा निकालकर बीजेपी का जनाधार बढ़ाया भी है, युवाओं को अपने साथ जोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी भी इस चुनाव में एक बड़ा रोल प्ले करेगी। जिस कन्याकुमारी में आज प्रधानमंत्री ने रैली की, वहीं से अन्नामलाई ने अपनी यात्रा शुरू की थी। और आप इसका असर देखिए। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक तमिलनाडु में बीजेपी के 3 से 4 सीटें जीतने का अच्छा चांस है और कन्याकुमारी की सीट इसमें शामिल है। कन्याकुमारी सीट पर बीजेपी कांग्रेस और एआईएडीएमके से लीड लेती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल कहता है रामनाथनपुरम सीट पर भी बीजेपी विपक्षी पार्टियों से आगे है। ओपिनियन पोल में कोयंबटूर सीट पर भी लोगों की राय बीजेपी के पक्ष में है। प्रधानमंत्री मोदी 18 मार्च को कोयंबटूर भी जाने वाले हैं, वहां रोड शो करेंगे। हालांकि पहले प्रशासन ने रोड शो की इजाजत नहीं दी थी। प्रशासन ने एग्जाम्स और सिक्योरिटी को इसकी वजह बताया था, लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट चली गई। कोर्ट ने प्रधानमंत्री को 4 घंटे का रोड शो करने की परमिशन दे दी। मोदी तमिलनाडु में जहां जहां जाएंगे, दरअसल उसका नुकसान डीएमके कांग्रेस अलायंस को होगा, क्योंकि मोदी के निशाने पर सीधे सीधे इंडिया अलायंस रहता है। आज कन्याकुमारी में मोदी ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार करती हैं और इनकी सरकार ने तमिलनाडु का डेवलपमेंट रोक दिया है। डीएमके और कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी भी तमिलनाडु को विकसित नहीं बना सकता। इन लोगों की हिस्ट्री घोटालों की है। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। एक तरफ बीजेपी की कल्याणकारी स्कीम होती है, दूसरी तरफ इनके करोड़ों के स्कैम होते हैं। हमने ऑप्टिकल फाइबर और 5G दिया। इंडी अलायंस के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का 2G का स्कैम है और डीएमके उस लूट की सबसे बड़ी हिस्सेदार थी। मोदी ये बात जानते हैं कि अगर उन्हें अब की बार 400 पार का लक्ष्य हासिल करना है तो साउथ इंडिया में पैंठ बढ़ानी होगी। दक्षिण भारत के 5 में से 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इनमें बीजेपी को अभी तक सियासी जमीन नहीं मिल पाई है। आंध्र प्रदेश में इस बार बीजेपी का टीडीपी और जनसेना पार्टी से गठबंधन है और इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल यह कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी 10 सीटें तक जीत सकती है। लेकिन बीजेपी के लिए असल चुनौती तमिलनाडु और केरल की 59 सीटें हैं। बीजेपी को इस बार तमिलनाडु से उम्मीद बहुत है कि अन्नामलाई को तमिलनाडु का बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से पार्टी वहां मजबूत हुई है। इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी तमिलनाडु में 4 सीटें जीत सकती है। पुडुचेरी की सीट बीजेपी वहां पर बाजी मार सकती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार तमिलनाडु जा रहे हैं। वो जानते हैं अगर दक्षिण भारत में कामयाबी मिल गई तो वो जीत का रिकॉर्ड बना सकते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में तो बीजेपी ने ऐसी सोशल इंजीनियरिंग कर रखी है कि यहां पर उसकी जीत तय दिख रही है। और इसकी एक झलक आज बिहार में दिखी। दरअसल आज बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और 21 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें बीजेपी से 12 और जेडीयू कोटे से 9 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। खास बात यह कि जेडीयू कोटे से जिन मंत्रियों ने आज शपथ ली है उनमें से अशोक चौधरी जैसे कई पुराने लोग हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हैं। बीजेपी से जिन 12 मंत्रियों ने शपथ ली है उसमें 6 नए चेहरे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। बीजेपी से कोटे से जिन मंत्रियों ने शपथ ली उसमें रेणु देवी हैं, मंगल पांडे, नितिन नबीन, केदार गुप्ता और नीरज सिंह बबलू जैसे लोग हैं। बड़ी बात यह कि बीजेपी और जेडीयू ने इस कैबिनेट विस्तार में कास्ट इक्वेशन का पूरा ख्याल रखा है। 21 में से 6 मंत्री दलित हैं, 6 सवर्ण हैं, 4 मंत्री बैकवर्ड कम्युनिटी से हैं, 4 मंत्रियों को अति पिछड़ा समुदाय से शामिल किया गया है। इसके अलावा जेडीयू कोटे से एक मुस्लिम विधायक जमा खान भी मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद आज बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सामने आए तो उन्होंने साफ साफ कहा कि उनकी सरकार हर वर्ग, हर समाज के लोगों का ख्याल रखती है, सबको साथ लेकर चलती है।
अवतार के स्वरूप को देखकर समझ गए होंगे कि एक एक समाज और एक एक वर्ग बिहार के लोगों के हित की बात करके बिहार की जनता सर्वोपरि है। उनकी अपेक्षाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए खड़ी है। बिहार में एक बार फिर से मंत्री बनने वाले नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी ने कहा कि ये उनके लिए गर्व की बात है कि उन्हें एक बार फिर से बिहार की जनता की सेवा करने का मौका मिला है। रही बात लोकसभा चुनाव की, तो उनकी पार्टी पूरी तरह तैयार है और जिन लोगों को घमंड हो गया था उन्हें इस बार बिहार की जनता जरूर जवाब देगी। कि नेता के साथ और खास करके नीतीश जैसे व्यक्तित्व के साथ जितना ज़्यादा काम करने का मौका मिलता है, कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व के साथ बार बार प्रभु काम करने का मौका दे रहे हैं। कुछ सीखने को मिलेगा और प्रदेश के लिए कुछ सेवा करने का मौका मिलेगा। चुनाव है, कल उसकी घोषणा होने जा रही है। देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड है ना। जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं और जो सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो लोग हैं, वो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि इसके आसपास चुनाव का होना है। वो चुनाव का क्या नाम है, हम लोग एक्सपेक्टेड है। तो हम पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इस बार जो लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में हैं, जो लोगों को बहुत घमंड है कि जनता हमारे साथ रही है विधानसभा में, उन सबको इस लोकसभा में पता चल जाएगा। बीजेपी को यह एहसास है कि इस बार हालात उतने अनुकूल नहीं हैं जितने पिछली बार थे। नीतीश कुमार के साथ मिलकर आरजेडी ने 18 महीने तक जो सरकार चलाई है और उस दौरान तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी को बहुत मजबूत किया है। जातिगत जनगणना हो, रिजर्वेशन बढ़ाना हो, रोजगार देना हो, ऐसे मुद्दों पर उनकी एक ऐसी छवि बनाई गई है कि ये सब काम उनकी पार्टी की वजह से हुए। तेजस्वी को इसका फायदा होता दिख रहा है। हमारे ओपिनियन पोल में इस बार एनडीए को बिहार में 35 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, पिछली बार जबकि उनको 39 सीटें मिली थी। यही वजह है कि आज कैबिनेट एक्सपेंशन में मंत्री पद के बंटवारे में सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान रखा गया, जिससे लालू की पार्टी ज्यादा मजबूत ना हो सके। अब खबर ममता बनर्जी को लगी चोट की आपको देने। हर कोई उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अब उन्हें लगी चोट पर सियासत भी शुरू हो गई है। खास बात यह है कि इस घटना पर राजनीति की शुरुआत किसी नेता के बयान से नहीं हुई, बल्कि उनका मेडिकल बुलेटिन आने के बाद हुई। हुआ ये कि चोट लगने के बाद ममता बनर्जी को इलाज के लिए कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल ले जाया गया। जब अस्पताल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ तो डॉक्टर मणिमोय बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी को पीछे से धक्का दिए जाने की वजह से चोट लगी। With a history of fall within the vicinity of her home due to some push from behind. She had a cerebral concussion and had a sharp cut over her forehead and nose, which was bleeding profusely. डॉक्टर बंदोपाध्याय तो वो बात बताकर चले गए जो फैक्ट था, जो मेडिकल जांच में सामने आया, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं रहा होगा कि इस मेडिकल बुलेटिन से बंगाल में सियासी तूफान खड़ा हो जाएगा। बीजेपी ने ममता बनर्जी को पीछे से धक्का दिए जाने की बात को पकड़ लिया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पूछा कि ममता बनर्जी को उन्हीं के घर में धक्का किसने दिया? जांच होनी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट में आना कि किसी ने धक्का मारा, दूसरे दिन फिल्म रिपोर्ट का चेंज होना कि मुख्यमंत्री जी को ऐसा लगा कि किसी ने धक्का मारा, ये तो इंक्वायरी की विषय है। जो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं उनको देखना है। अगर मुख्यमंत्री जी का सिक्योरिटी के साथ किसी की तरीके का भूल चूक हुआ है, ब्रीच हुआ है, तो उसमें मुझे लगता है हमारे होम डिपार्टमेंट को, स्टेट के होम डिपार्टमेंट को और भी ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए, और भी ज़्यादा सुरक्षा अगर बढ़ानी चाहिए तो बढ़ानी ही पड़ेगी। और दूसरी बात है ये है कि अगर उनको लगता है कि अलग से सीएम हाउस में रखना चाहिए तो अलग से सीएम हाउस बना के वहाँ पे सीएम को रखना चाहिए। सीएम के सिक्योरिटी के साथ किसी की तरीके का कोई भूल चूक नहीं होना चाहिए। बयान पर विवाद बढ़ा तो पहले डॉक्टर मणिमोय बंदोपाध्याय ने सफाई दी। कहा कि उनके कहने का मतलब यह था कि ममता बनर्जी ने एक सेंसेशन ऑफ पुश महसूस किया, मतलब उनको लगा कि उन्हें किसी ने पीछे से धक्का दिया है। इसका मतलब किसी के धक्का देने से नहीं होता, कई बार इंसान को ऐसा महसूस होता है। जो बात डॉक्टर ने कही उसे टीएमसी के नेताओं ने दोहराया। शशि पांजा ने कहा कि वो खुद डॉक्टर रह चुकी हैं, ऐसे में वो बीजेपी के आरोपों को तवज्जो नहीं देती। बीजेपी का काम तो है ही अफवाह फैलाना। बीजेपी तो डॉक्टर नहीं है ना। वहां के बीजेपी की टीम में अगर कोई डॉक्टर हो तो वो कहते तो
तो भी कुछ हम लोग एक जवाब देते हैं। देखिए बीजेपी जो है माहिर है और भी अफवाहें फैलाएंगे और भी इसको लेके जो है एक ऐसा जगह तैयार करेंगे जिससे कि लोग इसी को लेकर चर्चा करेंगे। देखिए डॉक्टर जो कहे हैं इसका गलत माने निकालना ये भी गलत है, ये मायने नहीं था उनका। और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल भी क्लैरिफिकेशन पर, मैं खुद भी एक डॉक्टर, मैं इतना कह सकती हूँ कि कभी कभी इतना दीदी भी तो खटती है तो ऐसा कुछ सेंसेशन उनको महसूस हुआ और अपने ही शरीर पे काबू न रखते हुए वो गिर गए। और इसको लेके भाजपा ये सब कौन किसी ने धक्का दिए, आउटरीचेस, आउटलायर्स, ये सब क्या बोलते हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुछ भी कहें, लेकिन बंगाल में लोगों के बीच इस बात पर चर्चा तो हो रही है कि आखिर घर के अंदर ही ममता बनर्जी को चोट कैसे लग सकती है। आमतौर पर फिसलने से इतनी गंभीर चोट नहीं लगती। ये तब होता है जब कोई फोर्स वाकई में लगे, जब कोई ताकत आपके पीछे से लगी हो। अब सवाल तो कई हैं। यही वजह है कि सरकार ने भी इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी की अगुवाई कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल कर रहे हैं। राहत की बात यह है कि ममता बनर्जी अब ठीक हैं और तेजी से रिकवर कर रही हैं। ममता बनर्जी को जल्द ठीक होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चुनाव सर पर है और वो अपनी पार्टी की सबसे बड़ी नेता हैं, स्टार कैंपेनर हैं। वैसे ममता के लिए आज एक अच्छी खबर आई और यूपी से आई। आज समाजवादी पार्टी ने यूपी की 7 और लोकसभा सीटों के लिए अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए और इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें समाजवादी पार्टी ने एक सीट ममता बनर्जी की पार्टी के लिए छोड़ने का ऐलान किया है। आज समाजवादी पार्टी ने बिजनौर से यशवीर सिंह, नगीना सीट से मनोज कुमार, मेरठ से भानु प्रताप सिंह, अलीगढ़ से ब्रजेंद्र सिंह, अलीगढ़ से जसबीर सिंह वाल्मीकि और लालगंज से दरोगा सरोज को अपना कैंडिडेट बनाया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भदोही सीट के आगे टीएमसी का नाम लिखा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस यूपी में कोई खास एक्टिव नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव का एक सीट ममता बनर्जी को देना सबको हैरान कर गया क्योंकि वेस्ट बंगाल में तो ममता बनर्जी ने सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार दे दिए हैं। कांग्रेस के लिए भी एक सीट नहीं छोड़ी। यूपी में अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में अलायंस है और यह गठबंधन ममता बनर्जी को एक सीट दे रहा है, यह चौंकाने वाली बात है। समाजवादी पार्टी का ट्वीट आने के बाद टीएमसी ने भी भदोही के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। भदोही से टीएमसी ने ललितेश पति त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाया है। ललितेश पति त्रिपाठी का परिवार लंबे वक्त तक कांग्रेस से जुड़ा रहा था। उनके परदादा कमलावती त्रिपाठी यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे। ललितेश पति के बाबा लोकपति त्रिपाठी और पिता राजेश पति त्रिपाठी भी कांग्रेस पार्टी में रह चुके हैं। अखिलेश यादव को कम से कम इस बात का तो क्रेडिट मिलना चाहिए कि गठबंधन धर्म निभाने वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते। यूपी में उन्होंने कांग्रेस को 17 सीटें दी, जो राज्य में कांग्रेस की मौजूदा सियासी ताकत के हिसाब से बहुत ज्यादा है। ममता बनर्जी की पार्टी को भी एक सीट दी। कहा जा रहा है कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण को भी अखिलेश यादव एक सीट दे सकते हैं। अखिलेश की पूरी कोशिश है कि यूपी में एंटी बीजेपी वोटों को बिखरने से बचाया जाए, जिससे बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सके। सीएए के मुद्दे पर पाकिस्तान से आए हिंदुओं को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बहुत कड़ा रुख अपना रखा है। वो इन शरणार्थी हिंदुओं को भारतीय नागरिकता देने के खिलाफ हैं और इससे नाराज इन हिंदुओं ने जब प्रोटेस्ट किया तो केजरीवाल नाराज हो गए। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि इन पाकिस्तानियों की हिम्मत, पहले हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ की, हमारे देश का कानून तोड़ा, इन्हें तो जेल में होना चाहिए था। और इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं। सीएए आने के बाद पूरे देश में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फैल जाएंगे और लोगों को परेशान करेंगे। बीजेपी इन्हें अपना वोट बैंक बनाने के स्वार्थ में पूरे देश को परेशानी में ढकेल रही है, यह केजरीवाल ने कहा। इन शरणार्थी हिंदुओं को पाकिस्तानी कहे जाने पर बीजेपी ने सख्त ऐतराज जताया। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि केजरीवाल जिस तरह इन शरणार्थियों को विलन के तौर पर पेश कर रहे हैं, इन्हें भारत की परेशानियों के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, उससे कोई इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। बीजेपी ने चुनाव आयोग में जाकर केजरीवाल की शिकायत की और कहा कि उन्हें इस तरह की बयानबाजी करने से रोका जाए। केजरीवाल ने वर्तमान समय में सीएए लागू होने के बाद जिस तरह से हमारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हमारे सिख, बुद्ध, पारसी, उसके बारे में
जो निवेदन किया है वो बहुत खेदपूर्ण निवेदन है। हमने उनको बताया है किस तरह दिल्ली के अंदर सिखों के खिलाफ, दिल्ली के रिफ्यूजियों के खिलाफ जिन्होंने दिल्ली को बनाने का काम किया है, उन रिफ्यूजियों को आज बलात्कारी कहा जा रहा है, उन रिफ्यूजियों को आज दंगई कहा जा रहा है, उन रिफ्यूजियों को आज लोगों का रोजगार छीनने वाला कहा जा रहा है। और हमें इस बात का दुख और खेद है, बहुत अफसोस है, तकलीफ है इस बात की कि यही अरविंद केजरीवाल जी रोहिंग्यों को बसाने की बात करें, यही अरविंद केजरीवाल जी जो बंगाल से अंदर घुसकर घुसपैठिए घुसे हैं और जिन लोगों ने आके यहाँ पे लगातार दिल्ली में क्राइम किए हैं, उनको बसाने की बात करें, उनको घर देने की बात करें और हिंदू सिखों के खिलाफ ऐसी नफरत फैलाने का काम करें। ये केवल चुनाव की राजनीति के लिए, एक विशेष वर्ग की वोट लेने के लिए जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, हमारी कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है, ये हमारे बच्चों के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी बच्चियों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। हमारे परिवारों को बलात्कारी कहना, हमारे परिवारों को दंगई कहना और यहाँ तक कहना कि क्योंकि हम कनाडा में जाकर बसे हैं इसलिए कनाडा की इमिग्रेशन बंद कर दी गई क्योंकि वहां पे हमने गंद डाला है। हमें इस बात का खेद है। यही हमने माननीय इलेक्शन कमीशन के आगे अपनी दरख्वास्त को रखा है। हमने उनको 3 चीजें कही हैं कि एक तो ये तुरंत इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके हैंडल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के हैंडल्स के ऊपर तुरंत इस पर रोक लगाई जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी चुनाव आयोग से की गई शिकायत को लेकर कोई खास परेशान नहीं लग रही है। दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चुनाव आयोग तो बीजेपी की ब्रांच है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में चिट्ठियां जाती रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव आयोग तो उन्हीं का आयोग है। अब वो क्या है, वो अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में चिट्ठियां लिखते रहते हैं। बच्चा क्या है चुनाव आयोग में? रोहिंग्या शरणार्थियों को फ्लैट देने का प्रपोजल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के मंत्री हरदीप पुरी जी ने खुद अपने ट्वीट पे लिखा और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया। जब हमने शोर मचाया कि भाई अपने देश के गरीबों के पास के लिए तो आपके पास मकान नहीं है और रोहिंग्याओं को आप जो है फ्लैट देने की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी सकपकाई, बैकफुट पे आई और उन्होंने उसके ऊपर बैक ट्रैक किया। वरना ये बात आज भी रिकॉर्ड में आप निकाल लीजिए, हरदीप पुरी जी का ट्वीट। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, रोहिंग्याओं को फ्लैट देके बसाने का प्रपोजल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का था। हिंदुत्व के मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से केजरीवाल का रुख नरम रहा है। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, दिल्ली वालों को राम मंदिर की यात्रा करवाते हैं। केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते दिख रहे थे, लेकिन पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के मुद्दे पर जिस तरह से वो अब हमलावर हैं, किसी की समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि अब कल से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी शायद CAA को भूल जाएगी, क्योंकि कल केजरीवाल को खुद शराब घोटाला के मामले में अदालत में पेश होना है। इस मामले में अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी को शरणार्थियों के मुद्दे को भूलकर रोज कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा। यूपी में पिछले महीने हुए पुलिस भर्ती एग्जाम के पेपर गुजरात से लीक किए गए थे। आज यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने पेपर लीक करने वाले पूरे गैंग का भांडाफोड़ कर दिया और सारी डिटेल बता दी। पुलिस भर्ती का पेपर लीक करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में स्पेशल टास्क फोर्स ने प्रदेश के 12 जिलों से कुल 54 लोगों को अरेस्ट किया। कल गाजियाबाद से 3 लड़कों की गिरफ्तारी के बाद जाकर पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम का पेपर लीक होने के सारे नेटवर्क का पता चला। पिछले महीने 17 और 18 फरवरी को यूपी में पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम हुआ था। इस इम्तिहान के पेपर पब्लिश करने का काम गुजरात की एक कंपनी को दिया गया था। वहीं पेपर की कॉपी गुजरात से यूपी लाने की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की कंपनी की थी, जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। इस कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने पहले यूपी और एमपी में कुछ एग्जाम के पेपर लीक कराने वालों के साथ मिलकर पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम का पर्चा लीक कराया। पुलिस भर्ती का पेपर ट्रांसपोर्ट कंपनी से लीक हुआ। इस मामले में यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने शिवम, रोहित और अभिषेक इन नामों के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं रवि अत्री और राजीव नयन मिश्रा नाम के 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। यूपी पुलिस के डीजीपी ने बताया कि पुलिस की जांच में यह साबित हो चुका है कि जिस एजेंसी को पेपर पब्लिश करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसी के वेयरहाउस से पेपर लीक हुए। कुल 4 पारियों में से 2 पारियों के पेपर लीक कर दिए गए। यह अच्छी बात है कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी पकड़े गए। नकल करवाने वाले
पेपर लीक करवाने वाले रैकेट का भांडाफोड़ हो गया। यह भी यूपी पुलिस की एक कामयाबी है। लेकिन असली कामयाबी तो तब मानी जाएगी जब पेपर लीक पर पूरी तरीके से रोक लगेगी और किसी नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा।